और सवाल है उन पर आऊं उससे पहले प्रवीण जी, मैं भारत पर आना चाहती हूं और उससे पहले पाकिस्तान ने जिस तरह से इस पूरे के पूरे मीडिएशन में जो रोल निभाया है, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री, चीन की उससे दोस्ती है, रशिया से है, सऊदी अरब से है, अमेरिका से भी उसकी दोस्ती है, ईरान भी उसका दोस्त है। यानी कि अगर 2 की जगह 4-5 हाथ भी होते तो तमाम हाथों में उसके लड्डू फिलहाल नजर आ रहे हैं। ये फिलहाल जो उसने मीडिएशन किया है, एक तरफ ईरान के सिग्नेचर, एक तरफ अमेरिका के सिग्नेचर और नीचे मीडिएशन में शहबाज शरीफ के सिग्नेचर, इससे पाकिस्तान की पोजीशन किस तरह से बदली है? और क्या आपको लग रहा है कि पहले से ज्यादा पावरफुल क्या पाकिस्तान भी हुआ है? और अगर ऐसा है तो ये भारत के लिए कितने खतरे की बात है? देखिए, पाकिस्तान की कहानी मैं आपको शुरू करके बताता हूं ऑपरेशन सिंदूर से। ऑपरेशन सिंदूर लड़ाई जो थी वो सिर्फ 4 दिन की थी, पर उस 4 दिन की लड़ाई के बाद अमेरिका ने ये फैसला किया, जो उन्होंने लिखा हुआ है अपनी कांग्रेस यूएस कांग्रेस रिपोर्ट में 2025 की, कि इन 4 दिन की लड़ाई के अंदर जो क्लैश हुआ था, पाकिस्तान ने इंडिया से बेहतर किया है। उसी का नतीजा था कि 2025 के एंड में जो पाकिस्तान और सऊदीज हैं उनका डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, याद करिएगा। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के मिलिट्री ताल्लुकात पहले नहीं थे, वो 70s से हैं, पर ये पहली बार हुआ कि उनका एक फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है पाकिस्तान के सैनिक होंगे वेस्ट एशिया में। उसके बाद आप देखिएगा कि ये लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई के शुरू होते ही क्या हुआ, पाकिस्तान पहले तो फैसिलिटेटर बना। क्यों फैसिलिटेटर बना? क्योंकि पाकिस्तान के सिंदूर के कारण, जिसमें सिंदूर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उनके रिश्ते जो हैं अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हो गए, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। याद करिएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उसको 2 जून 2025 में लंच के लिए बुलाया था व्हाइट हाउस में। 1-on-1 लंच हुआ था, बातचीत हुई थी। तो जैसे आप बता रही हैं, पाकिस्तान आज एक ऐसा मुल्क है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में तीनों बड़ी ताकतों के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं, और वो ऐसा मुल्क है जो कि सब रीजनल पावर समझती हैं। अब उनको समझ में आ गया है कि जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, और वो कैसे समझ रही है, सिंदूर से, कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज में पाकिस्तान कम नहीं है। फिर उनके ये भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान लड़ाई लड़ने की विल रखता है, कि वो लड़ते हैं, लड़ने को तैयार है वो। हमने जितने भी ऑपरेशंस किए हैं पाकिस्तान के साथ पिछले 12 साल में, हमने हमेशा उनके टेररिस्ट टारगेट को टारगेट किया है। उन्होंने हमेशा रिटर्न में हमारे मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया है। मिलिट्री टारगेट का मतलब होता है यू आर शोइंग द विल टू फाइट। फिर वो मुस्लिम कंट्री है, फिर वो वही अकेला मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। फिर वो एक ऐसा मुल्क है जहां पे डिप्लोमेसी बहुत अच्छी वो समझदारी से करते हैं। अगर उनको थोड़ी सी किसी की बढ़ाई भी करनी होती है वो कर देते हैं। हमने जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं दिया ये श्रेय कि आपने सीज फायर करवाया है, उन्होंने फौरन दे दिया पाकिस्तान ने, और ये भी कह दिया कि साहब जो है आपको पीस प्राइज के लिए, हम नोबेल पीस के लिए नॉमिनेट करते हैं। कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान ने 3 बड़ी बड़ी चीजें हासिल करी हैं। पहली बात, शुरुआत हुई थी एज अ फैसिलिटेटर। 11 अप्रैल को जब ये पहली बार हुआ था कि दोनों साइड बातचीत करेंगी, तो इस्लामाबाद में तय हुआ था बातचीत होगी। आपको याद होगा वो 11 अप्रैल को था। फैसिलिटेटर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप जगह जो है ऐसी बनाएं दोनों साइड के लिए, जो दोनों साइड को लगे कि हाँ मैं यहां पर सिक्योर हूं। सो दे वर ओनली द फैसिलिटेटर। उसके बाद वो मीडिएटर बन गए। मीडिएटर का मतलब होता है कि आप दोनों साइड आप बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, तो आप एक साइड के पास जाइएगा, उसकी प्रॉब्लम समझिए, दूसरी साइड को बताइए, वो बताएगा आपको मेरी क्या प्रॉब्लम है, तो आप मीडिएट कर रहे हैं। उसके बाद अब क्या हुआ है, क्योंकि उनको ये जो उनकी काबिलियत मैंने आपको बताई है, एक लौता कंट्री है जो वेस्ट एशिया का कंट्री नहीं है, पर उसको वेस्ट एशिया में शामिल कर लिया गया है। और वो शामिल कैसे हुआ है,
अगर आप देखिएगा जो एमओयू साइन हुआ है, जो ईरान ने एमओयू साइन करा है, उसमें लिखा हुआ है इस्लामाबाद एमओयू। और जो तीन बड़ी बड़ी और जो ताकतें हैं रीजनल पावर्स दैट मैटर, कौन सी हैं रीजनल पावर्स? जैसे कि इजिप्ट है, जैसे सऊदी अरेबिया है, टर्की है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। तो आज पाकिस्तान जो साउथ एशियन कंट्री है, अब वो जुड़ चुका है वेस्ट एशिया के साथ। तो अब आप समझ सकती हैं वो कहां से कहां पहुंच चुका है। जी, ये तो एक तरह का रेवोल्यूशन है कि किस तरह से कहां वो पहुंचा है, और आपने बेहतरीन तरीके से उसको यहाँ एक्सप्लेन किया है। और इसी में जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये था कि आखिर प्रवीण जी, ये क्या अचानक हम ये होता हुआ देख रहे हैं, या फिर ये एक पाकिस्तान की लॉन्ग स्ट्रैटेजी थी जिसका हम नतीजा यहाँ पर हम सामने आता हुआ देख रहे हैं? या आप ये देखते हैं कि जिस तरह से ज्योग्राफी है उसकी, वो उसको बहुत सूट करती है, या जो एक मिलिट्री पावर है, न्यूक्लियर पावर है, इसलिए वो सूट करता है उसको? क्या आखिर रीजन है कि चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम ग्लोबल नॉर्थ की बात करें, ग्लोबल साउथ की बात करें, दोनों तरफ की जो पावर्स हैं वो पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहती हैं या पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई हैं? देखिए, सब कुछ है, मुस्लिम नेशन है, न्यूक्लियर वेपन है, कनेक्टिविटी है, ज्योग्राफी है, पर सबसे बड़ी बात यह है जो हमें समझनी है कि उनके जो जनरल्स हैं आर्मी के, वो फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं कि 1998 में जब हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तब अमेरिका क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान टेस्ट ना करे। तो जो उनके एक बहुत रिप्रेजेंटेटिव थे, स्ट्रोप टैलबर्ट, अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो कोशिश कर रहे थे कि उस समय जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, उनको कांटेक्ट करें, तो नवाज शरीफ के दफ्तर में कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। फिर उन्होंने जो आर्मी चीफ थे जनरल जहांगीर करामत, वहाँ फ़ोन किया, उन्होंने कहा आ जाइए हमसे बात करिए। तो बात हुई, उसमें जहांगीर करामत ने दो टूक बोल दिया अमेरिकन्स को, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप जाइए। तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने भी टेस्ट किए, हम जानते हैं। उसके बाद एक नोट भेजा जनरल जहांगीर करामत ने फॉरेन ऑफिस में कि देखिए अब जो पाकिस्तान है न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो गया है, तो अब हमारा भी रोल बन गया है डिप्लोमेसी में, फॉरेन पॉलिसी में। और अब आप अगर जो देख रही हैं, तो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, जो रास्ता शुरू किया था जनरल जहांगीर करामत ने, वो आसिम मुनीर आगे ले गए हैं। ये जो बात हो रही है, जो ट्रंप भी बात करते हैं, वो कहते हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल। तो सारी देखिए, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, मतलब कामयाबी का वो, he should also get that thing, but the point is that more and more countries they want to talk to Field Marshal Asim Munir because they know that these people understand diplomacy, they understand how to talk to them because this is something they have worked very well and they are the people who are in power in the GHQ. तो आपको ये सब चीजों को सामने रख के फिर एक फोटो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिप्लोमेसी में, और स्पेशली अभी जैसे दुनिया बदल रही है, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, जो फॉरेन पॉलिसी जो हमारी बनाते हैं, पहली तो बात यह है कि सरकार फॉरेन पॉलिसी बनाती है, हमारी डिप्लोमेट्स तो बनाते नहीं, उनका काम है उसको आगे ले जाना। तो आज भी मैं समझता हूँ हमारी जो सबसे बड़ी खामी है, शॉर्ट कमिंग है हमारे डिप्लोमेट्स की, उनको मिलिट्री पार्ट समझ में नहीं आती, जो कि केस नहीं है पाकिस्तानी जनरल्स के साथ, क्योंकि वो सिक्योरिटी तो शुरू से ही देख रहे थे। मिलिट्री लाइन ऑफ कंट्रोल जब बनी थी 1 जनवरी 49 से, तो वो उनकी जिम्मेदारी बन गई सीज फायर लाइन। तो उनको वो भी समझ में आता है, उनको ये भी समझ में आता है, और वो पीछे नहीं हटते किसी को थोड़ा सा बताने में कि हाँ साहब आपने सीज फायर कराया। यू सी, इन टर्म्स ऑफ वो ये झिझकते नहीं है कि मैं ही सारा क्रेडिट ले लूँ, दूसरे को क्रेडिट दे देते हैं अगर उनका फायदा हो रहा है। तो ये सब बातें होती हैं जिनको समझना पड़ता है।
बिल्कुल प्रवीण जी, आई थिंक यू आर द ओनली वन इन इंडिया एंड खासतौर पे एज अ डिफेंस एक्सपर्ट जो पाकिस्तान को लेकर जो है वो आप बिल्कुल खुल के बात करते हैं। प्रो पाकिस्तानी होने के भी आपके ऊपर टैग्स जो हैं वो लगते रहे हैं कि आप जो हैं पाकिस्तान के एप्पल ऑफ द आई हैं, तो वो भी आपके साथ होता रहा है। बट जो है हकीकत, वो हकीकत आप यहाँ पर रख रहे हैं। सवाल मेरा ये है प्रवीण जी लेकिन आपसे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को आप कैसे देख रहे हैं? अभी हमने देखा कि राजनाथ सिंह जिन्होंने संसद में झूठ बोला कि ये पूछिए हमसे कि क्या हमारा कोई जवान शहीद हुआ है, कोई मारा गया है, तो मेरा जवाब है नहीं। और उसके इतने दिनों के बाद हम ये देख रहे हैं कि 6 जो जवान हैं, जो हमारे ऑफिसर्स थे, जवान ऑफिसर्स थे, उनकी शहादत हुई और उनके नाम हमें अब पता चल रहे हैं। ये कितना बड़ा धोखा है देश के साथ। ये एक तरह से आप ये देखें कि वो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी देश के लिए, उनके नाम तक भी आप सामने नहीं लेकर आए। ये किस तरह का ढोंग है? एक तो ये मेरा सवाल, और दूसरा हमारी फॉरेन पॉलिसी आकर जा कहां रही है? एक ऐसा मौका जो नरेंद्र मोदी को मिला, जो उन्होंने गलतियां की जब ईरान के ऊपर ये इलीगल वॉर छेड़ी गई, और उसके बाद उन्होंने न श्रद्धांजलि दी, न सही से उन्होंने कंडेम किया, बल्कि जीसीसी कंट्रीज जितने भी उनको फोन कर करके वो बाकायदा तौर पर उसको कंडेम कर रहे थे। इजराइल के लिए तो उन्होंने क्या क्या किया वो पूरी दुनिया को अभी पता है। अमेरिका के आगे वो कैसे नतमस्तक है ये भी पता है। लेकिन एक मौका था कि वो इस हिस्टोरिक डे जो था उसमें वो शिरकत कर सकते थे, शायद पुरानी गलतियों को सुधार सकते थे, लेकिन वो भी उन्होंने गवारा नहीं किया। तो क्या कंप्लीटली भारत सरकार, नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि हम हैं तो ग्लोबल साउथ का हिस्सा, लेकिन हम खड़े हैं ग्लोबल नॉर्थ की तरफ, और ऐसी क्या मजबूरी है? क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दुनिया जो है वो बदल गई है इस वॉर के बाद? देखिए, आपने इसमें 2-3 सवाल उठाए हैं जिसके जवाब मैं देता हूं। जी। पहली बात, आपने फॉरेन पॉलिसी की बात करी है। देखिए, मैं तो तकरीबन 4 साल से कह रहा हूं, कम से कम 4 साल से कह रहा हूं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत है। और उसमें गलती क्या है कि दुनिया बदल गई है। आज एक बड़ी ताकत नहीं है, आज 3 बड़ी ताकतें हैं। 2 बड़ी ताकतें हमारे साथ ज्योग्राफिकली हमारे से नज़दीक हैं, ये आप समझिएगा। रशिया है और वो है चाइना है, हमारे से बिल्कुल जुड़े पड़े हैं। फिर क्या हुआ है कि जो पूरी जियोपॉलिटिक्स है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड, कनेक्टिविटी, पावर, वो और कंटेस्टेशन, ग्रेट पास का, वो सब हमारे रीजन में आ गया है। तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। हमें क्या, देखिए, अमेरिका एक बड़ी ताकत है, पर अमेरिका हमारे से 12,000 किलोमीटर दूर है आज, और वर्ल्ड मल्टीपोलर है। तो मैं कह ही रहा हूं कि हमारे को अगर अपने, देखिए, फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, बहुत गरीब मुल्क है ये हिंदुस्तान, उसके लिए आप कुछ ऐसा करिएगा कि आपको उन लोगों की मदद हो सके, उनकी बेहतरी हो सके उनकी जिंदगी के अंदर। तो उसमें तो मुझे कोई शक नहीं है, फॉरेन पॉलिसी गलत है। अच्छा, अब आपने बात करी डिफेंस मिनिस्टर के बारे में। देखिए, ये बातें होती हैं जो याद रहती हैं लोगों को। अब मैं आपको याद दिलाता हूं 2019 की। 2019 को जब बालाकोट अटैक किया गया था, उस समय अगर आप याद करिएगा तो क्या हुआ था, हमने खुद अपने एक, हमारा जो था हेलीकॉप्टर, हमारी ही मिसाइल से उसको गिरा दिया था। याद करिएगा, 6 या 7 लोग हमारे उसमें मारे गए थे। एयरफोर्स ने अपनी मिसाइल से अपने ही हेलीकॉप्टर को गिरा दिया था उस पूरे कंफ्यूजन में, जो जब उन्होंने हमारे पे वो काउंटर अटैक किया, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, जो पाकिस्तान ने किया था हमारे ऊपर, वंस वी हैड डन द बालाकोट अटैक्स। तो उसके बाद सरकार ने उस रिपोर्ट को जाहिर ही नहीं किया जब तक कि 2019 के इलेक्शन नहीं हो गए, वहां तक रुके रहे। पहली बात, इन बातों को आप समझने की कोशिश करिए। दूसरी बात क्या है, जो अभी बात हो रही है कि 6 शहीद हो गए और बयान दे दिया राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में, ये बात इतनी नहीं है, इसके आगे भी है। क्योंकि अभी तक ये नहीं हमको पता है कि जो एयर वॉर हुई थी 6 और 7 मई की नाइट को, क्या हमारा कोई जहाज गिरा था, क्या हमारा कोई पायलट जो जहाज में था वो जख्मी हुआ था, या क्या हुआ था उसका, वो तो हमें मालूम ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, ये बात कुछ और भी खुलेगी आगे चल के, सच सामने आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आपका जो हुआ है, अब जैसे अमेरिका है,
पता चल जाता है कि अमेरिका के इतने लोग मारे गए हैं उस लड़ाई के अंदर, इतने इनके हवाई जहाज गिर गए हैं, हमारा पता नहीं चल पा रहा है इन सब चीज़ों का। तो मेरे कहने का ये पहले दूसरी बात है। अब मैं बात करता हूँ अपने पाकिस्तान, जो मुझे थोड़ा सा आई स्टार्टेड स्माइलिंग कि आई एम द एप्पल ऑफ द आई ऑफ पाकिस्तान। ये गलत बात है बोलना, दैट इज नॉट ट्रू। व्हाट इज ट्रू इज दैट I mean that's not my claim. I just see कि आपको सोशल मीडिया पे इसी तरह से कहा जाता है। जी जी जी। That's not the point. For me, most important country is India. This is my country. This is my motherland. बट मैं जानता हूँ कनेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, मैं जानता हूँ जियोपॉलिटिक्स क्या होती है, और मैं ये भी जानता हूँ कि पाकिस्तान और हम एक सिविलाइजेशन के हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आज अगर हमें किसी मुल्क के साथ बात करनी है, उससे दोस्ती करनी है, तो वो पाकिस्तान है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब पाकिस्तानी मेरे क्या बारे में सोचते हैं वो दूसरी बात है, पर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। पाकिस्तानीज आर, दे शुड बी आर स्ट्रॉन्ग, वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग टाइज विद देम। हम एक ही लोग हैं दो मुल्कों में, हमें इस बात को समझना है, ये मैं कहना चाहता हूं। जी, तो क्या इसीलिए ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहें, कॉन्वर्जेशन कहें, क्या ये शुरू हुई है, जिसको सरकार ने कंप्लीटली ये कहा कि हमारे से कोई मतलब नहीं है, कोई एक्स ऑफिसर क्या बात कर रहे हैं और ये कोई ऑफिशियल नहीं है, इस तरह की बातें कही गई हैं। हालांकि उसमें राम माधव भी थे, उसमें एम नरवणे भी थे, और ये मुलाकात कोलंबिया में हुई है। तो क्या इसको इस तरह से देखा जाए? और आरएसएस ने भी अब से कुछ दिन पहले पैरवी की थी कि बातचीत होनी चाहिए। तो ये जो एक तरह का सॉफ्ट कॉर्नर खासतौर पे आरएसएस की तरफ से जो देखने के लिए मिल रहा है, ये क्या आपको लगता है कि बिना सरकार की रजामंदी के ये हो रहा है? और इसको आप फिर किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक बार फिर से आपने पाकिस्तान की बात की, तो आई थॉट आई शुड ब्रिंग दिस टू। देखिए, जहां तक मोदी सरकार का ताल्लुक है, मुझे कोई शक नहीं है। आप ट्रैक 2 कर लीजिए, ट्रैक 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, बाहर के मुल्क बुला के बातचीत करवा लें, पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते नॉर्मल नहीं होंगे जब तक ये सरकार है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको और आगे भी बता दूं, कई लोग मेरे से ये पूछते रहते हैं कि देखिए चीन के साथ रिश्ते कैसे नॉर्मल होंगे। तो मैं उन्हें कहता हूं, देखिए फॉरेन पॉलिसी जो तय हुई है इस सरकार ने जो की है कि हमको वी शुड लुक इन कंपटीशन विद चाइना। हम चाइना के साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे तो वो नहीं करेगी। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मैं पहला इंसान हूं जो बहुत खुश होगा अगर पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस नॉर्मल हो। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि हमारी जो दोनों हाई कमीशन है उसको आप पहले फुल स्ट्रेंथ पे लाइएगा, वो पहली रिक्वायरमेंट है। ये ट्रैक 2 और ट्रैक 3 का कोई मतलब ही नहीं है जहां तक ये सरकार का ताल्लुक है। तो अभी आरएसएस क्या कह रही है, जहां तक राम माधव का ताल्लुक है, उन्होंने खुद क्लैरिफाई कर दिया है कि मैं जो है ट्रैक 2 में नहीं था, वो एक कॉम्पोजिट डायलॉग था जहां और भी मुल्क के लोग थे। मुझे पता नहीं वो कोलंबो में या कहाँ हुआ है, तो वहां पर ही सेड, क्लियर किया उन्होंने कि एक सेशन था जिसमें मैंने जाके टॉक दी है और मैं वापस आ गया हूँ। और जहां तक ताल्लुक है आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी का, देखिए वो हडसन इंस्टीट्यूट से आए थे, वापस अमेरिका से दौरा करके आए थे, और अमेरिकन चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है उन दोनों की बातचीत शुरू हो। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को आरएसएस की क्लियरेंस नहीं चाहिए उसके लिए। कितना भी दबाव डाल लें अमेरिकन्स, मैं नहीं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नॉर्मल रिलेशंस करेंगे पाकिस्तान के साथ। ये वही बात है जैसे कि कितना दबाव डाला प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि उनको क्रेडिट मिले कि मैंने सीज फायर करवाया, जिसमें उसका योगदान है, उनका योगदान है, देयर इज एविडेंस फॉर दैट, बट हम नहीं माने। तो ये सरकार की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल तय है, उसके अंदर पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रिलेशंस बिल्कुल शामिल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, आप खबरें चलाते रहिए, और नॉर्मल रिलेशंस, नॉर्मलाइज करना रिलेशंस को चाइना के साथ, वो भी शामिल नहीं है। बिकॉज वी विल नॉट बी, जो वोंग ही बोलते रहते हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर बार बार, कि इंडिया एंड चाइना शुड नॉट बी राइवल्स, वी शुड बी पार्टनर्स, बट वी वांट टू बी सीन एज द राइवल्स ऑफ चाइना इन द रीजन। तो वो नॉर्मलाइज रिलेशन नहीं होंगे। अब हमारी फ्लाइट्स चालू हो गई हैं, इकोनॉमिक रिलेशन चालू हो गए, पर वहां से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट ही नहीं है।
तो जी। ये हालत है, वो जो अनफॉर्चुनेट है, ये फॉरेन पॉलिसी गलत है, मैं तो बहुत वक्त से बोल रहा हूँ। तो ये लेकिन इजराइल और अमेरिका के साथ जो इतनी नज़दीकियां हैं, खासतौर पर इजराइल के साथ, हम तो उस देश के तौर पर जाने जाते थे जो गाजा के सवाल पर जो सबसे पहले टू नेशन थ्योरी की जिन्होंने बात की, जिसने वकालत की। अभी जो रिपोर्ट आई है यूएन की, वो साफ तौर पर बताती है कि 20,000 बच्चों को टारगेटेड किलिंग जो है वो इजराइल ने की है। तो हम ऐसे जेनोसाइडल जो कंट्री है या उनका जो हेड है नेतन्याहू, उसके साथ इतनी दोस्तियां, उसके साथ इतनी गलबैयां आखिर करते हुए हम क्यों नजर आ रहे हैं? क्या है हमारी ऐसी मजबूरी? क्या हमारे आइडियोलॉजिकल जो आरएसएस और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो इजराइल के साथ मैच करती है, ये इसका एक रीजन है, या इसके पीछे कुछ और रीजन भी आप देखते हैं ऐसे वक्त में जब अमेरिका खुद ये कहता हुआ नजर आता है कि वी आर द ओनली कंट्री जो आपके साथ खड़े इजराइल के साथ, अगर हमने हाथ आपके खींच लिया तो यू आर नथिंग। और कोई ऐसा कंट्री नहीं है दुनिया का जो खुलकर इजराइल के साथ खड़ा होना पसंद करता हो, क्योंकि उसके साथ जेनोसाइडल कंट्री का एक तरह से एक टैग लग गया है। तो भारत क्यों उसके साथ खड़ा है? नरेंद्र मोदी क्यों उसके साथ खड़े हैं? ये एक बड़ा सवाल तो जरूर है। देखिए, आइडियोलॉजी की जो प्रॉब्लम हमारी पाकिस्तान के साथ है, वही आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट की प्रॉब्लम हमारी इजराइल के साथ है। ये आइडियोलॉजी की बात है, बिकॉज जो बीजेपी है, इट इज़ अ आइडियोलॉजिकल पार्टी, तो वो आइडियोलॉजी पे चलती है। और जो प्राइम मिनिस्टर खुद हैं, वो जो है वो पूरे आरएसएस की जो सीढ़ियां हैं वो चढ़कर आए हैं। तो आप भी जानती हैं, मैं जानता हूँ, इसीलिए पाकिस्तान से ताल्लुक नॉर्मल नहीं हो सकते। इसीलिए हम इजराइल के साथ अपनी जो दोस्ती है उसको और मजबूत करेंगे, हम कमज़ोर नहीं करेंगे। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है पर्सनल, जो है जो जेडी वैंस ने साफ कहा था, वी आर द ओनली कंट्री हु स्टैंडिंग बाय यू, तो ही फॉरगॉट टू मेंशन इंडिया इन दैट। As far as Netanyahu is concerned and the Zionists are concerned, these are the people who are doing a genocide. These are the people who are criminals. लोगों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, और जो मेडिसिन है वहां तक नहीं पहुंच रही हैं। अच्छा, आज जो गाजा है वो वहां 2 मिलियन लोग हैं जो ओपन प्रिजन में हैं, और लास्ट ईयर सीज फायर हुआ था, तब से लेके अब तक इजराइल ने 1,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया है। ये सब रिकॉर्ड है। क्या बताता है आपको इन लोगों के बारे में, ज़ायनिस्ट के बारे में? ये इनकी सोच है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। मैं कहीं देख रहा था, किसी ने ठीक कहा है, ये मुझे मालूम नहीं किसने बोला है, कि आपको अगर इजराइल का हल ढूंढना है, इजरायलीज को कहिए आप ग्रीनलैंड में जाके रहिएगा, ये छोड़ दीजिए, दिस इज पैलेस्टाइन लैंड। और जब तक, देखिए, आपने ये बात करी थी, हमारी शुरुआत इसी से हुई थी, जब तक जो है पैलेस्टाइन का मसला हल नहीं होगा, इजरायलीज और जो ज़ायनिस्ट हैं वो अपनी इजराइल ड्रीम को नहीं छोड़ेंगे। और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान आज उस सिचुएशन में है, दुनिया मल्टीपोलर बन चुकी है, अमेरिका लड़ाई हार चुका है, और दोनों बड़ी ताकतें भी चाहती है कि पैलेस्टाइन का मसला हल हो। तो ये हो सकता है, देयर इज होप। ओके, 2-3 मेरे लास्ट क्विकली आपसे क्वेश्चंस। एक तो ये कि लोग ये भी जानने में बहुत इंटरेस्टेड हैं कि इस पूरी वॉर में चाइना और रशिया का जो रोल रहा है वो कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? और दूसरा, अभी मैं देख रही थी कि जो मोंगला पोर्ट है, जो भारत को जो मिला था 112 एकड़ आई थिंक वो जमीन है, लैंड है जो मिली थी, वो जब अभी बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मुलाकात की अभी चाइना जाकर, और वो जो प्रोजेक्ट है वो पूरा का पूरा चाइना को दे दिया गया है। तो इस तरह से आप ये देखें कि जो ना सिर्फ पाकिस्तान से तो एक दुश्मन देश की तरह व्यवहार होता है, दुश्मन देश समझा जाता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, बांग्लादेश और चाइना के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, और बांग्लादेश और भारत के रिश्ते किस तरह से वीक ही नहीं पड़े, बल्कि प्रोजेक्ट भी जो काफी एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट था जिसपे कोई काम शुरू ही नहीं किया गया, इसलिए उससे लेकर चीन को दे दिया गया, वो सब भी हो रहा है। तो चीन जो है वो लगातार जो मजबूत हो रहा है, वो भारत के लिए कितनी बड़ी फिक्र की बात हो सकती है? और वही जो मेरा पहला सवाल था कि चाइना और रशिया के रोल को इस वॉर के इर्द गिर्द आप कैसे देख रहे हैं? क्या उसकी ताकत भी पहले से ज्यादा बड़ी है? देखिए, बात यह है कि जैसे मैं आपसे कह रहा था, दुनिया बदल गई है, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए,
दुनिया बदली है करीबन 2017 में, कुछ बोलते हैं जॉन मेयर शाइबर जैसे अमेरिका के, मैं कहता हूं 2013 में बदली है, पर वो एक अलग बहस है। कहने का मतलब ये है कि जब मोदी सरकार पावर में आई थी मई 2014 में, उसके बाद दुनिया मल्टीपोलर हो गई। तो अभी तक जहन में ये है कि हम जो हैं अन्नदाता हैं, वी आर द हेजीमोन, सबसे बड़ी ताकत है साउथ एशिया की। जो हमें नहीं दिख रहा है वो ये है कि साउथ एशिया में हिंदुस्तान और भूटान को छोड़ के बाकी जितने भी मुल्क हैं वो सब बेल्ट एंड रोड से जुड़े हुए हैं। तो चाइना आज साउथ एशिया के बाहर की ताकत नहीं है। चाइना इज पार्ट ऑफ साउथ एशिया, आप समझिएगा। इसीलिए जो अभी ये जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, ही वाज देयर, वो शी जिनपिंग को मिले और उन्होंने बताया कि हम ये तीस्ता बॉर्डर की भी बातचीत होगी, इसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, हमें ये जो हेजीमोनिक सोच है कि हम कॉलोनियल पावर है, हमें ब्रिटिश इंडिया ने ये दिया था कि साउथ एशिया हमारी मलकियत है, आपकी मलकियत नहीं है। दुनिया बदल गई है, चाइना आम ताम ताकत नहीं है। हमें चाइना के साथ काम करना है, पाकिस्तान के साथ काम करना है कि किस तरीके से हम अपने मुल्क को मजबूत बनाएं इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट, मजबूत बनाएं इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री डिटरेंस। उसके लिए आपको शांति चाहिए। शांति तभी आएगी अगर आप इन दो बड़ी जो कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारी मिलिट्री लाइंस हैं, उनको आप सीरियसली सोचें और उसका हल निकालें।